नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की हलचल की। वही बात होगी यूपी के मंगेश यादव एनकाउंटर पर जारी सियासत की। और देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर चौंकाने वाला बयान। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और बात करेंगे चलते चलते माकपा नेता सीताराम येचुरी के निधन की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। सूबे की कई सीटें चर्चा में हैं। रामबन जिले की विधानसभा सीटें ऐसी ही सीटों में शामिल हैं। यहां 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और जीत को लेकर इस बार यहां घमासान के हालात देखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रामबन जिले का लेखा जोखा, कुल रजिस्टर्ड वोटर 98,099, 50,982 वोटर पुरुष मतदाता, 47,116 महिला मतदाता। कांग्रेस ने 1972 में यहां अपना खाता खोला। 2008 और 2014 में भी कांग्रेस जीत दर्ज की। भाजपा, पीडीपी व पैथर्स पार्टी बनिहाल में नहीं खोल पाए हैं खाता। जैसा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सूबे की कई सीटें ऐसी हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रामबन विधानसभा सीट ऐसी ही सीटों में शुमार है। यहां से 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में रामबन की सीट इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के निवासियों को भी भारत में शामिल होना चाहिए। रामबन जिले की बनिहाल सीट का 2014 का रिकॉर्ड। भाजपा ने नीलम कुमार को रामबन से उम्मीदवार बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस से चमन लाल, कांग्रेस से अशोक कुमार ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी को इस सीट पर 25,349 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 5,643 वोट मिले थे। बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। बीजेपी को केवल 2 बार मिली जीत। जम्मू कश्मीर की रामबन विधानसभा सीट पर 1962 से चुनाव हो रहे हैं। अब तक इस सीट पर कुल 10 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 4 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा इस सीट पर हमेशा भारी रहा है। इस बार दोनों ही दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर गुज्जर समुदाय ने बहिष्कार की धमकी दी है। बोज रोड मेहरबानी करो सान तरफ अगर बच्चे गन स्कूल ना तम डरान हापुत तम डरान तम कोट गन पैदल कत अंदज गन वुतर पे हापुत तुम बच्चन होतन हुन खोचन तूत हेकान बच्चे स्कूल सूजित रोड न कह चीज न अच्छा बिजली सो कुल्यो कुल्यो निम सो तार पत्थर अगर कह बच्चे लगे क्या लगे तमें जुवार कुछ कह ओर तोपूस कर पावर छुआ न छुआ कह तोपूस कर पावर न आब न वत कुन न क्या रात कि छुम गसान शुर अगर कह बेमार ग तो कोड़ निमुन न क्या 4 पाई पे वालन क्या यहाँ 4 दोहन बेहन हस्पतालन मज ग न वत न आब न कह क्या यहाँ सोन मर्द मोहनी नान सुबह तो शामन बिचार मजूर दह कर शामन शुरन खेवन बूट अनो अक दह अन शुरन बूट बे ह्यान न स्कूल कुन नजदीक बादरस मन स्कूल यमो क्या दित ना दिमो ओटे तो ना दिमो कहीं कसी अकिस ना सोन मसल कर हल दिन त्रो 10 बोस घर में 10 बोस त्रो। इलाके की सड़कों की लंबे समय से मरम्मत नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। बनिहाल में जोर पकड़ रहा विकास का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की बनिहाल सीट पर पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव में पहले बनिहाल में विकास का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। शहर के पास बसे एक गांव के गुज्जर समुदाय ने बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है। लोगों का कहना है कि उनका गांव बनिहाल नेशनल हाईवे के बहुत पास है। बावजूद इसके वे पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों से मरहूम हैं।
इलाके की सड़कों की लंबी समय से मरम्मत नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि हमारे पास सड़कें नहीं हैं, हमारे बच्चे पैदल चलकर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के भी खंभे नहीं हैं। लाइन पेड़ों पर लटक रही है, जिससे लोगों की जान को खतरा है। वो कहते हैं कि हम पहाड़ों पर रहते हैं, हमारे पास पानी की भी सुविधा नहीं है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सड़क भी नहीं है, आसपास कोई स्कूल नहीं है। लोगों के मुताबिक राजनेताओं ने क्या दिया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम वोट नहीं देंगे। जब भी हमें एग्जाम देने जाना होता है या हमें स्कूल जाना होता है, हमें कॉलेज जाना होता है, हम कभी भी टाइम के नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें रोड ही नहीं है। 12 साल हो चुके हैं ये रोड यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन आज 12 साल हो गए ये रोड अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये जो लोग आज हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं और वो भी रात के 10 बजे यहाँ पहुंचते हैं हमारे गाँव में, और नीचे गाँव में आते हैं, यहाँ कोई नहीं पहुंचता, वहीं से वापस चले जाते हैं। अगर ये लोग हमारे साथ पिछले आने वाले 5 साल का प्रॉमिस करेंगे कि उस टाइम हम जाके इनको घसीटेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम हल करो, उस टाइम अगर ये लोग हमारे साथ प्रॉमिस करेंगे तो फिर जाके हम इनको वोट देंगे, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे। जब से मैं पैदा हुई हूँ ये रोड वैसा ही है, कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती है सर। तो आप रोड देखिए, आप रास्ता देखिए, और आप यहाँ के गांव की हालत देखिए सर। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं हर गांव में हर एक फैसिलिटीज है, जैसे कि बिजली है, पानी है, हर रास्ता है, हर रोड है। तो इस गाँव में तो एक फैसिलिटीज तक भी नहीं है। हमारे जो गुज्जर बस्ती, नई बस्ती जो मोहल्ला खोरकोट के साथ वाबस्ता रहती है, तो इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं हमें दी जाती है। जो भी कोई इलेक्शन जीतता है तो सब वो गांव की तरफ ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे जो गुज्जर कम्युनिटीज, खासकर जो गुज्जर तबका है, इसकी तरफ कोई भी ख्याल नहीं रहता है, तो न देखते हैं। पहले सभी बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में जब जीत जाते हैं तो कोई भी इसकी तरफ इस तरफ कोई ख्याल नहीं रखते। आज तक कुछ नहीं दिया किसी ने। मुसीबत ही मुसीबत है। जब से हम यहाँ इस गांव में रहते हैं, जब से मुसीबत ही मुसीबत। हर लोग अपना अपना घर बनाते हैं, कोई किसी का नहीं है। हर टाइम आते हैं, बोलते दे दो वोट, दे दो वोट। हम कुछ नहीं, हमें तार नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमें रोड नहीं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम पिछले 70 साल से जहाँ पे हैं, मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले जिस कंडीशन में हम थे आज भी उसी कंडीशन में हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कुछ साल 10 साल से हमारा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जब से सेंटर में सरकार आई है, घर मिले हैं। मेरे को खुद PMGY के तहत मकान मिला है और हर ST के लोगों को मकान मिला है, पहले से बेहतर मिला है। गांव वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इलाके का हाल तो ऐसा हो गया है जैसे मानो 70 सालों से विकास ही ना हुआ हो। यहाँ मोहल्ला कोटखोटा से सटी गुज्जर बस्ती को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो लोग चुनाव जीतते हैं वे अपने गांव की देखभाल करते हैं, लेकिन गुज्जर समुदाय पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वैसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के हालात थोड़े सुधरे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है, लेकिन इस सीट पर दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहजाद शाहीन को और कांग्रेस ने विकार रसूल वानी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने सलीम भट्ट को दिया है, तो PDP ने इम्तियाज अहमद शान पर भरोसा जताया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी के मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्म है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। दरअसल अखिलेश का कहना है कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। मंगेश यादव को घर से उठाकर मारा गया था। एनकाउंटर के समय पुलिस अधिकारी चप्पल में था। कहा यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी तक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा PDA के लोग मारे गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने
एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हुए हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बन करके। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। वहीं यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी योगी सरकार पर फर्जी एनकाउंटर करवाने के आरोप लगाए हैं। कहा है कि कुछ लोगों को पकड़कर हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। इस तरह एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश में अपराध बेलगाम है। सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी मंगेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर के आरोपों पर जवाब देते हुए यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। इसे लेकर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अभी बुधवार को ही कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण करने वालों को सजा सुनाई। धर्मांतरण रैकेट के खुलासे में भी हमारे ऊपर आरोप लगे थे। हाथरस मामले में भी पुलिस पर आरोप लगे, लेकिन कोर्ट में हम सही साबित हुए। सुल्तानपुर डकैती मामले में एसटीएफ ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए और एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के परिजनों के बयान भी जारी किए। इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन की का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। एनकाउंटर पर सवाल ही सवाल।
यूपी के सुल्तानपुर में एक मोटरसाइकिल से भागते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, मगर हैरानी की बात यह है कि वह मोटरसाइकिल नहीं थी जो डकैती की वारदात से 8 दिन पहले चोरी हुई थी। असल में जो मोटरसाइकिल डकैती से पहले चोरी हुई थी उसके मालिक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसका कहना है कि 28 अगस्त को डाका पड़ने के कुछ देर बाद ही कुछ पुलिस वाले उसके घर आए थे और उन्होंने आनन फानन में उसकी बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज की थी। मंगेश यादव के एनकाउंटर के ठीक बाद ही कुछ तस्वीरें बाहर आई थी, जिसमें जमीन पर पड़ी एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है। बकेल यूपी एसटीएफ जिस पर मंगेश यादव अपनी साथी के साथ भाग रहा था और एक तस्वीर 28 अगस्त की दोपहर ठीक उस वक्त की है जब भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ा था। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 बाइक कैद हो गई। ये वो दोनों बाइक हैं जिस पर 5 लुटेरे डाका डालने आए थे। अब बात उस मोटरसाइकिल की है जिसकी चोरी तो 20 अगस्त को दर्ज हुई थी, लेकिन एफआईआर 8 दिन बाद 28 अगस्त की रात 8:11 पर दर्ज हुई। यानी सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ने के लगभग 8 घंटे बाद किसकी है एनकाउंटर में मिली मोटरसाइकिल। अब एक बार फिर बात उस बाइक की जिस पर भागते हुए मंगेश का एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर वाली जगह पर मिली बाइक वो बाइक नहीं है जो नसीम की थी, जो 20 अगस्त को जौनपुर के अस्पताल से चोरी हुई थी। नसीम की बाइक ग्रे कलर की है, जबकि मौके पर जो मोटरसाइकिल मिली वो वही बाइक है जो 28 अगस्त की दोपहर लूटपाट के दौरान शोरूम के बाहर आगे खड़ी हुई थी, जिस पर ये लुटेरे लूट के माल के साथ भाग रहे थे। इस बात की पुष्टि खुद नसीम ने आज तक से की। तो फिर सवाल है कि एनकाउंटर में जो मोटरसाइकिल दिखाई गई है वो किसकी है, और क्या वो वही बाइक है जो सीसीटीवी कैमरे में शोरूम के बाहर कैद हुई है और जिस पर ये 3 लुटेरे भाग रहे हैं। फिलहाल इस बारे में यूपी पुलिस खामोश है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की राजनीति लगातार चल ले रही है। सियासी प्रभाव बढ़ाने को लेकर सूबे के सभी दल कोई ना कोई जुगत लेकर आ रहे हैं। अब उपचुनाव सिर पर है तो राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी तेजी पकड़ रही है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल गेस्ट हाउस कांड पर भी मायावती का दर्द छलका है। उन्होंने पीडीए के नाम बसपा कार्यकर्ताओं को सावधान किया है। देखिए बुकलेट में मायावती का बड़ा खुलासा। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सपा से गठबंधन टूटा। चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। दो 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थीं। पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। गेस्ट हाउस कांड पर भी दुख जताया। गेस्ट हाउस कांड के बावजूद सपा से गठबंधन किया। यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए सपा से गठबंधन किया। सपा की पुरानी गलतियों को भूलकर अखिलेश ने दोबारा मौका मांगा था। बसपा ने एक 59 पेज की बुकलेट छपवाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रणनीति के बारे में बताने की कोशिश। इस बुकलेट में मायावती के अहम फैसलों की बताई गई वजह। बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। मायावती का चौंकाने वाला खुलासा।
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की सियासी चाल कोई नहीं भांप पाता है। वो कब कहां कौन सा दांव चल दे ये वक्त पर ही पता चलता है। मायावती ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। वो यूपी उपचुनाव में पहली बार अपने मोहरे उतारने का ऐलान करते हुए पार्टी में जान फूंकने के अभियान में जुट गई हैं। बता दें कि मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन उठाना तक बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। दरअसल आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेज की बुकलेट छपवाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। इस बुकलेट में लिखा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने कहा कि इसलिए पार्टी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। गेस्ट हाउस कांड पर भी छल का दर्द। मायावती ने 1993 के गठबंधन का जिक्र करते हुए लिखा कि उस समय सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से ये कहकर गठबंधन किया था कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर बड़ी राजनीतिक ताकत न बन जाए। इस गठबंधन के बारे में शुरू से यही कहा जा रहा था कि मुस्लिम की दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी और आपराधिक सोच होने की वजह से ये ज्यादा नहीं चलेगा। मायावती ने लिखा कि अंत में वही हुआ। उन्होंने दलितों, पिछड़ा और महिलाओं का शोषण किया। तब हमारी पार्टी को मजबूरी में समर्थन वापस लेना पड़ा। तब एसपी मुखिया ने कुख्यात गेस्ट हाउस कांड करवाकर मेरी हत्या करवाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भुलाकर दोबारा मौका देने की बात की थी। उन्होंने अपने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को कहा है। पीडीए के नाम से सावधान रहें। बुकलेट में मायावती ने लिखा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर पीडीए के लोगों को गुमराह करके कुछ सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन इससे पीडीए के लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऐसे में अब इनको एसपी से सावधान रहना होगा। उन्होंने बुकलेट में एसपी द्वारा प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने और उसमें कांग्रेस की मिलीभगत की भी बात रखी है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लगातार आरक्षण को खत्म करने पर भी विस्तार से लिखा है। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सभी पार्टियों के रुख पर भी बुकलेट में विस्तार से लिखा है। बताया है कि आरक्षण को खत्म करने की लगातार साजिशें चल रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने क्यों छपवाई बुकलेट? आपको बता दें कि इस बुकलेट के जरिए बसपा का उद्देश्य है कि निचले स्तर तक के पार्टी कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो को रुख और उनकी नीति से वाकिफ हों और आम लोगों को बसपा की नीतियों को लेकर जागरूक किया जा सके। बसपा का खास फोकस दलित और पिछड़े जातियों को ये समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोटों के लिए काम करती हैं, जबकि बसपा उनके हित में आवाज उठाती है। दरअसल 2024 के नतीजों के बाद बसपा के वोट बैंक में इंडिया गठबंधन की सेंधमारी के बाद मायावती बेचैन है और अपने मूल वोटर को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी के निधन से सियासी हलके में शोक की लहर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वो भर्ती थे। लंबे समय से उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टरों की एक मल्टी डिस्प्लिनरी टीम उनकी हालत पर नजर रखी थी। बता दें कि सीताराम येचुरी ने हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई थी। साल 1975 में बतौर छात्र नेता उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। देखिए रिपोर्ट। कौन थे सीताराम येचुरी? सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पार्टी के संसदीय समूह के नेता थे। उनका जन्म 12 अगस्त
1952 को चेन्नई में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपातकाल में जेएनयू में रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वे लगातार 3 बार जेएनयू छात्र संगठन के अध्यक्ष चुने गए। 1984 में उनको सीपीआई एम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था। 2015 में उनको पार्टी का महासचिव चुना गया। 72 वर्षीय माकपा नेता सीताराम येचुरी को पहले 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। तभी से उनका इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई थी। आपको बता दें कि येचुरी 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने सदन में कई मुद्दे उठाए थे। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हाल ही में येचुरी की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी। बाद में फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनको एम्स में भर्ती किया गया था। उन्होंने हाल ही में कोलकाता की घटना को लेकर बयान दिया था। साथ ही नए आपराधिक कानूनों को लेकर दायर याचिका में विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ समर्थन किया था। वामपंथी नेताओं के तौर पर उनकी अलग पहचान थी। वे हमेशा वामपंथी विचारधारा को लेकर आवाज उठाते रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।